गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो गाइज, हम कंप्लीट कर रहे हैं DSSB-PRT 2024 के लिए CDP का ये बैच, जिसमें मैं आपको NIOS DLED और इग्नू BEd की जो ऑथेंटिक बुक्स है उनसे मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करा रही हूँ, आपका सिलेबस कवर करा रही हूँ फुल। सो आप सभी बहुत ही इत्मीनान के साथ क्लासेस को रेगुलर लीजिए। एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगी, और अब तो मैंने आपके कहने पर कुछ चेंजेस भी की है, जिसमें मैंने आपको हर टॉपिक के साथ साथ उसके MCQs भी रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। आज ये हमारी क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर 28, और आज हम यूनिट 1 502 ब्लॉक की कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट कल से शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है फर्स्ट यूनिट का, आज इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार फटाफट से जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो एक बार, और फिर शुरुआत करते हैं अपने आज की शानदार सेशन की। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। देखो, इस यूनिट में जो मेन मुद्दा था या जिस बारे में हम बात कर रहे थे, वो हम टीचिंग अप्रोचेस को जान रहे थे, है ना। या 3 अप्रोच थे जो टीचिंग के, इनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिनमें से हमने टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन और टीचिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोग्निशन, ये हमने इससे पहली क्लासेस में कंप्लीट ऑलरेडी कर लिए हैं दोनों, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा बच जाता है टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ये हम आज कवर करेंगे, ठीक है, कि एक्सपीरियंस बनाने के लिए बच्चे के लिए किस तरीके से टीचिंग की जाए ताकि बच्चा उसको एक्सपीरियंस कर सके। तो चलो फिर बढ़ाते अपने टॉपिक को आगे। देखो, कल हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जानी थी पियाजे की। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड वाइगोत्स्की महोदय ने भी कुछ बात करी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और आपका इसी यूनिट में ये पार्ट भी थोड़ा सा गिवन था, तो हम इसको साथ के साथ कवर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आया है वाइगोत्स्की की इन 3 स्टेजेस से, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो चलो इसको छोड़ेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें कवर करेंगे। Vygotsky theory and teaching strategy. Lev Vygotsky emphasized the role of culture and language in cognitive development. संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा रोल लेव वाइगोत्स्की ने बताया है, बच्चे के आसपास के कल्चर और उसकी लैंग्वेज का सबसे ज्यादा रोल रहता है। He believed that without culture our mental functions are limited to basic level. इन्होंने कहा है कि अगर कल्चर और कल्चर को इंक्लूड ना करे तो हमारे जो मेंटल फंक्शनिंग है वो सिर्फ एक बेसिक से लेवल तक सीमित होकर के रह जाती है। सो थ्रू इंटरेक्शन विद कल्चरल एलिमेंट्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट वी अचीव हायर मेंटल फंक्शंस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग। तो ये सारे जो हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, सोचना ना, तर्क करना, याद रखना, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है जब हम अपने कल्चर के साथ, लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये कहना था किसका, लेव वाइगोत्स्की का। अब वाइगोत्स्की ने 3 स्टेजेस बताई लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जो आपको टिप्स पर याद रहनी चाहिए कि ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, क्योंकि ये हो सकता है आपको कई बार कंफ्यूज कर दे, तो ध्यान रखना। वाइगोत्स्की ने 3 स्टेजेस बताई लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कौन कौन सी। पहली है सोशल स्पीच, जिसको हम एक्सटर्नल स्पीच भी कहते हैं, जो कि 3 से 4 साल तक का बच्चा जब होता है उस दौरान बच्चे की स्पीच कैसी रहती है, सोशल स्पीच रहती है, या सामाजिक भाषण हम कहते हैं, यहाँ पर हिंदी में गिवन है सारी चीजें। ठीक है, सोशल स्पीच या सामाजिक भाषण लगभग बच्चा जब 3 से 4 साल तक का होता है तब तक रहता है। इसका क्या मतलब है, इसमें जो सोशल स्पीच है, यूज टू कंट्रोल अदर्स टू एक्सप्रेस सिंपल कॉन्सेप्ट्स, है ना। सोशल स्पीच यानी इसको बच्चा बाहर प्रोड्यूस करता है ना, बाहर बोलता है, और ये दूसरों को कंट्रोल करने के लिए या खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, बच्चा अभिव्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करता है सामाजिक भाषण का, जब वो जन्म से 3 से 4 साल का होता है। सेकेंड स्टेज आती है जब बच्चा 3 से 7 साल का हो रहा होता है, तो उसके अंदर डेवलप हो जाती है ईगोसेंट्रिक स्पीच, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच 3 से साल तक के बच्चे में।
अहम केंद्रित भाषण या फिर इगोसेंट्रिक स्पीच में बच्चा सेल्फ टॉक करता है, खुद से बात करता है ना, लेकिन ये बात जो है वो लाउडली बोल करके करता है, यानी बाहर बोल के। जैसे आपने देखा होगा 3 से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, और वो उसमें मैंने आपको बताया कि वो खुद से गाइडेड प्ले करता है ना, या गाइडेड गेम्स खेलता है। कल की क्लास देखी होगी तो ध्यान होगा ये मैं क्या टर्म यूज कर रही हूँ, है ना। यानी वो खुद को गाइड करता रहता है कि भैया हट जाओ, ये मेरा ट्रक आ गया है, खुद से ही बात कर रहा है और लाउडली बोल रहा है खुद के बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो ईगोसेंट्रिक स्पीच कैसी होती है? सेल्फ टॉक स्पोकन आउट लाउड, हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट सेल्फ बिहेवियर। खुद के बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए इस भाषण का, स्वयं केंद्रित भाषण का इस्तेमाल करता है बाल। एंड द थर्ड स्टेज इज इनर स्पीच। जब बच्चा 7 साल से बड़ा हो जाता है तो वो अनस्पोकन वर्बलाइजेशन दैट कंट्रोल थॉट एंड बिहेवियर, यानी बाहर नहीं बोलेगा लेकिन मन मन में वो खुद से बातचीत करता रहेगा। कि जैसे आप कभी कभी सोचते हो ना कि ये क्लास मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं, है ना, मैम ये सारी चीजें बढ़िया करवा रही है ना, एमसीक्यू भी करा रही है तो मुझे रोज क्लास लेनी चाहिए। आप मन मन में ये सोच विचार करते रहते हो, है ना, कंपेयर करते रहते हो दूसरों से। ये सब आंतरिक भाषण में आ जाएगा जब हम 7 साल से ऊपर के हो जाते हैं। अब आप कहेंगे मैम किसी किसी में ये देखने को मिलता है कि बड़ा होने के बावजूद भी ये आंतरिक भाषण की जगह, है ना, वो लाउडली बाहर बोलते हैं खुद से बातचीत करते हुए, कि जिसको कहते हैं बड़बड़ाना, कि अकेले बैठे बैठे खुद से बातें करना। तो वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार ये 3 स्टेजेस बताई गई है एज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट की। पहली सोशल स्पीच, इगोसेंट्रिक और इनर स्पीच, सामाजिक भाषण, स्वयं केंद्रित भाषण और आंतरिक भाषण। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आ जाते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट टॉपिक पर इस यूनिट के, टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ये तीसरा अप्रोच है हमारा टीचिंग का। ठीक है, अनुभव के लिए शिक्षण। चलो समझते हैं। ए स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट हिज और हर own knowledge based on interaction with the environment। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, अपने आसपास के वातावरण के, पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करके। टू एजप्शंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की 2 एजप्शंस बताई गई है, 2 मान्यताएं बताई गई है कि अगर बच्चा एक्टिव है हमारे एनवायरमेंट में तो ही वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, है ना। यहाँ पर देखो, नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट नॉट पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। कि एक्सपीरियंस तभी तो करेगा बच्चा भैया जब एक्टिव होगा, है ना, तभी तो अपने नॉलेज, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा जब बच्चा एक्टिव होगा। पैसिवली रह के, निष्क्रिय रह करके थोड़े ही ना उसको ज्ञान प्राप्त होगा, या तब थोड़े ही ना उसको एक्सपीरियंसेस गेन करेगा। वो जब वो एक्टिव रहेगा एनवायरमेंट में तभी वो अपने ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। दूसरी एजप्शन क्या है? कमिंग टू नो इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन बेस्ड ऑन and constantly modified by the students experiences of the world। इन्होंने कहा कि है जानना एक अनुकूलन प्रक्रिया है जो छात्र के विश्व के अनुभव के आधार पर लगातार संशोधित होती रहती है। कि हम जितने भी एक्सपीरियंस करते जाते हैं धीरे धीरे हम उनको मॉडिफाई भी करते रहते हैं समय के अनुसार। जब हम उसमें कोई बदलाव देखते हैं तो हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में क्या कर लेते हैं, उनको संशोधित कर लेते हैं, उनको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का क्या प्रोसेस होता है। अभी तो हमने देखा क्या होता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन, है ना, कैसे होता है। अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया जानेंगे। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट वन इज कनेक्टिंग न्यू आइडियाज विद प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस। हम बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? वो जो भी कुछ नया सीखता है उसको अपने पुराने ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से जोड़ता है ना। यानी नए विचारों को पिछले ज्ञान और अनुभव से जोड़कर एक नए ज्ञान का निर्माण करता है। न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग न्यू आइडियाज विद प्रीवियस एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चे को आप
डायरेक्टली परसेंटेज तो नहीं सिखा सकते, जैसे इस एग्जाम्पल में कहा गया है। पहले आप उसको काउंटिंग, जोड़ घटा गुणा भाग, ये सारी चीजें उसको आएगी, बेसिक अर्थमेटिक आएगा उसको, तब जाके वो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस इन चैप्टर्स पर जाएगा। यानी उसका वो जब भी कुछ नया सीखेगा, परसेंटेज उसको सीखना है मान के चलो, तो उसने उसमें अपने प्रीवियस नॉलेज में उसको जोड़ा, क्योंकि उसमें एडिशन की भी जरूरत पड़ती है, डिवीजन की भी जरूरत पड़ती है ना। सो प्रीवियस नॉलेज की भी उसको नए एक्सपीरियंस के साथ साथ जरूरत पड़ती है, तो वो उसको कनेक्ट करता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ। सेकेंड है फोकसिंग ऑन इंटर रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स। लास्ट में क्वेश्चंस भी है इस टॉपिक के, सो ध्यान से देखना, समझना और फिर आंसर करना। फोकसिंग ऑन इंटर रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है, वो कनेक्शन बनाना, उसको समझना कि इनके बीच में कैसे एक दूसरे से संबंधित है। Establishing connections of similarity and dissimilarity among related concepts make learning easier and more meaningful। यानी अपने जो है लर्निंग को, अधिगम को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उनमें आपस में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर कनेक्शन बनाते हैं, ताकि और अर्थपूर्ण तरीके से हम लोग सीख पाए। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड है फॉर्मिंग मेंटल इमेज एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी मानसिक चित्र बनाना या प्रतिनिधित्व बनाना। हम कुछ भी अगर देखते हैं, अगर मैंने अभी आपके सामने नाम लिया एप्पल, आपके माइंड में उसकी इमेज बन गई। मैंने कहा कार, लैम्बोर्गिनी, आपके माइंड में एकदम उसकी इमेज बन गई, है ना। तो ये क्या है, मेंटल इमेज है आपकी। इससे आप क्या करते हैं, समझो ध्यान से। फॉर्मिंग मेंटल इमेज एट इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप इज की टू नॉलेज कंस्ट्रक्शन, कि ये हमारे ज्ञान निर्माण की कुंजी है अगर हम शुरुआती चरण में ही मानसिक चित्र बनाना सीख लेते हैं, है ना। या फिर आपने देखा होगा कि जब भी हम बच्चे को, छोटे बच्चे को कुछ भी लर्निंग करवाते हैं, तो सबसे पहले हम उसको इमेजेस की हेल्प से दिखाते हैं कि बच्चे देखो ये है एप्पल, है ना, उसको दिखाते हैं। स्पेलिंग पर, उसके नाम पर, है ना, कैसे लिखा जाता है, वो चीज बाद में आती है। पहले हम उसको इमेजेस की हेल्प से उसके माइंड में उसकी इमेज बनाते हैं ना, कि इस तरह से मैंगो दिखाई देता है, बनाना दिखाई देते हैं। सो हम सबसे पहले मेंटल इमेज बनाने का काम करते हैं। सो रिकॉग्नाइजिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट लाइक एन एप्पल बाय रिलेटिंग इट टू ए नॉन ऑब्जेक्ट लाइक एन ऑरेंज। ठीक है, एक दूसरे से वो कैसे संबंधित है, क्या उनमें सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें वो तभी समझ पाएगा जब उसकी मेंटल इमेज क्लियर होगी उस चीज को लेकर के। फोर्थ स्टेप है इंटरेक्टिंग इन सोशल ग्रुप, सामाजिक समूहों में बातचीत करना, क्योंकि बिना इंटरेक्शन के अपने आसपास सोशल ग्रुप्स में, एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के बिना ज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। वो एक्सपीरियंस वो कब गेन करेगा, जब वो इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, सो ये था प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और यही होता है आपका टॉपिक कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। मैंने बताया था छोटा सा ही ये टॉपिक बचता था, कल इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि 35 मिनट के आसपास की कल की क्लास ऑलरेडी हो गई थी, तो ज्यादा लंबी क्लास जाती, इसलिए हम इसको आज कवर कर रहे हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड लेव वाइगोत्स्की एम्फसाइज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया, सबसे ज्यादा एम्फसाइज या जोर किस पर दिया, रोल ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स पर के रोल पर इसने फोकस किया, या रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज, या टेक्नोलॉजी। बताओ। अभी हमने जाना जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका रहती है बच्चे के कल्चर और उसकी लैंग्वेज की। ठीक है, रोल ऑफ कल्चर और लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया कोग्निटिव डेवलपमेंट में लेव वाइगोत्स्की ने। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है बहुत ध्यान के साथ। चलिए, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। What is the first stage of Vygotsky's language development? So language development की 3 स्टेजेस के बारे में हमने जाना था। यहाँ आपसे पूछा है कि फर्स्ट स्टेज उनमें कौन सी थी। ईगोसेंट्रिक स्पीच,
इनर स्पीच, सोशल स्पीच या रिटर्न स्पीच। साथ साथ आपको उसकी एज ग्रुप भी बताना है कि कितने एज से कितने एज तक के बच्चे उसमें आएंगे। जल्दी से आंसर करो। एकदम बढ़िया। जिसने यहाँ ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है वो बिल्कुल ठीक है। इसका एज ग्रुप लिखो कमेंट बॉक्स में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनर स्पीच अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। इनर स्पीच किसे कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? स्पीच टू कंट्रोल अदर्स, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए जो स्पीच होती है, या सेल्फ टॉक स्पोकन आउट लाउड, या फिर अनस्पोकन वर्बलाइजेशन कंट्रोलिंग थॉट एंड बिहेवियर, या फिर स्पीच यूज टू एक्सप्रेस सिंपल कॉन्सेप्ट्स। बताओ फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है। इनर स्पीच किसे कहेंगे भैया? वो वाली स्पीच जो अनस्पोकन होती है ना, बाहर नहीं बोली जाती, बल्कि मन मन में वो बातचीत करता है या मन मन में डिस्कस करता है अपने थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, which is one of the assumptions of constructivist learning। constructivist learning की निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा है? ऑप्शन ए, नॉलेज इज पैसिवली रिसीव्ड, कि नॉलेज को हम पैसिवली रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट, या फिर नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, या लर्निंग इज बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन, या फिर टीचिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग। इनमें से संरचनावादी जो सोच के लोग हैं या कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उनका मानना क्या है कि लर्निंग कैसे होती है? तो बिल्कुल सबसे सही जवाब इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट। के स्टूडेंट्स जो है नॉलेज को एक्टिव रह के कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण एक्टिवली करते हैं, ना कि पैसिवली। ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा? बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नए ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? बाय मेमोराइजिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को मेमोराइज करके, या फिर बाय लिंकिंग न्यू आइडियाज विद प्रीवियस एक्सपीरियंस, नए आइडियाज को प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ जोड़ करके नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चे, या रिसीविंग इंफॉर्मेशन पैसिवली, या फिर रोट लर्निंग करके। बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूंगी। हाँ, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली। सो देखते हैं कौन बताएगा इसका सही जवाब। कितने ध्यान से आपने सुना वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। सो इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट जो है स्टार्ट होगी। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने क्वेश्चन यहाँ से आए आपके प्रीवियस पेपर में। सो यहीं तक रखते हैं अपने आज के इस सेशन को। आपको कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का खुद ही ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में। ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।